नमस्कार। ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और बेहद खास कार्यक्रम का वक्त हो चुका है। आंकड़े हमारे, फैसला आपका। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं बल्कि हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में चीन को रणनीतिक रूप से घेरने का भारत का सबसे बड़ा अब तक का मास्टर स्ट्रोक है। मोदी के चक्रव्यूह ने, जिसने बीजिंग से लेकर शंघाई तक चीनी सेना के मुख्यालय में हड़कंप मचा दिया हो, पहले समझिए कि आखिर चीन की वो दुखती रग है क्या जिसे भारत ने दबा दिया है। यह है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का यानी मलक्का जल डमरू मध्य। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच का यह बेहद संकरा समुद्री रास्ता चीन की लाइफलाइन मानी जाती है। चीन की पूरी अर्थव्यवस्था इसी रास्ते पर टिकी है। चीन अपनी जरूरत का लगभग 80% कच्चा तेल और अपना भारी भरकम व्यापार इसी रास्ते से करता है। यानी अगर इस रास्ते पर जरा सा भी दबाव बढ़ा तो क्या होगा, तो चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप हो जाएगी। और भारत ने इंडोनेशिया के साथ मिलकर चीन की इसी दुखती रग पर वार कर दिया है। अब भारत इंडोनेशिया के सबांग बंदरगाह का भी विकास करने जा रहा है। दर्शकों ध्यान से सुनिए, यह सबांग बंदरगाह मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल मुहाने पर यानी कि उसके पश्चिम प्रवेश द्वार पर स्थित है, जो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह से मात्र 100 मील दूर है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? यही हुआ कि भारतीय नौसेना अब इस इलाके में चीन की हर हरकत, उसके हर जासूसी जहाज, हर पनडुब्बी पर सीधे पैनी नजर रखेगी। चीन की आक्रामकता को कुचलने के लिए भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की सप्लाई को लेकर एक बहुत बड़ी डील फाइनल हो चुकी है। फिलीपींस, वियतनाम के बाद अब इंडोनेशिया को ब्रह्मोस देकर भारत दक्षिण पूर्व एशिया में एक अभेद्य एंटी चाइना मिसाइल बेल्ट तैयार कर सका है। एंटी चाइना मिसाइल बेल्ट, याद रखिएगा इस शब्द को। जिसके बाद क्या होगा, मलक्का का पूरा समुद्री रास्ता जो है भारतीय मिसाइलों की सीधी जद में होगा। सबसे बड़ी बात क्या हुई? सबसे बड़ी बात यह है, भारत पहले से ही अंडमान और निकोबार कमान के जरिए मलक्का स्ट्रेट पर मजबूत सैन्य पकड़ रखता है। और अब इंडोनेशिया के साथ मिलकर भारत ने समंदर में चीन के खिलाफ जो चक्रव्यूह रचा है, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। मलक्का स्ट्रेट की नाकेबंदी से लेकर सबांग पोर्ट तक, भारतीय नौसेना की तैनाती तक, इस मास्टर स्ट्रोक पर हमने लोगों की राय देखी है। यानी कि चलिए इंडिया न्यूज के सर्वे पर सीधे चलेंगे। सर्वे में हमने तमाम सवाल पूछा है, एक एक करके आपको आंकड़े के जरिए समझाएंगे कि देश की जनता क्या समझ रही है। सर्वे में पहला सवाल नंबर 1, भारत ने इंडोनेशिया के साथ मिलकर चीन की घेराबंदी तो कर दी, लेकिन क्या आप जानते हैं चीन की वो दुखती रग यानी स्ट्रेट ऑफ मलक्का आखिर है क्या? देखिए पहले सवाल का आंकड़ा अभी आएगा, स्क्रीन पर आ चुका है। 22% लोगों ने कहा यह समुद्री मार्ग चीन की लाइफलाइन है। 32% एक सामान्य इंटरनेशनल व्यापार मार्ग। 33% मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। एंड 13% सिर्फ इंडोनेशिया का समुद्री क्षेत्र है। तो देखिए जनता ने जो समझा उसको आंकड़ों के जरिए पेश किया। सबसे ज्यादा आंकड़े आए हैं 33%, मुझे जानकारी नहीं है, मतलब लोग नहीं जान रहे इसके बारे में, जो यहां दुखती रग पर प्रधानमंत्री ने हाथ रखा है। आगे बढ़ते चलिए, सवाल नंबर 2 पर आते हैं। चीन का 80% तेल स्ट्रेट ऑफ मलक्का के रास्ते से जाता है। अगर भारत इंडोनेशिया मिलकर इस रास्ते को रोक दे तो चीन का क्या हाल होगा? इस पर देखिए जनता की राय आ चुकी है। 34% लोग कह रहे चीन को तगड़ा झटका लगेगा। 50% चीन को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। 0 नहीं कह सकते हैं। 16 चीन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि 50% लोग ये मान रहे हैं कि थोड़ा फर्क पड़ेगा चाइना को। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 हमने पूछा, भारत इंडोनेशिया के सबांग पोर्ट का भी विकास करने जा रहा है। यह अंडमान से सिर्फ 100 मील की दूरी पर है। ऐसे में भारतीय नौसेना की एंट्री को आप कैसे देख रहे हैं? जो नौसेना की एंट्री हुई है इस पर देखिए फटाफट से आंकड़े। 29% अब चीन की हर चोरी पकड़ी जाएगी। 31% चीन दूसरा रास्ता निकाल लेगा। 8% इसके बारे में मुझे अंदाजा नहीं है। एंड द लास्ट वन इज 32%, इससे चीन भड़क सकता है। ये रहा हमारा सर्वे का तीसरा सवाल। चौथा सवाल भी हमने किया। हमने ये पूछा जनता से, दर्शकों, की चीन हमेशा हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव जैसे देशों को भड़काता है, तो क्या भारत का इंडोनेशिया के घर में घुसकर बैठना जैसे को तैसा वाला जवाब है। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने पूछा। इसका जवाब आता है 48% लोग कहते हैं चीन को औकात दिखाना जरूरी है। 40% भारत को अपनी सीमाओं पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट वन इज 10% लोगों ने कहा नहीं, भारत को ऐसी गुटबाजी से दूर रहना चाहिए। और
फीसद लोगों ने कहा कि हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। चलिए बढ़ते हैं सर्वे के अगले सवाल पर। सवाल नंबर 5 हमने पूछा, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से इंडोनेशिया के साथ लेकर चीन को घेर रहे हैं, क्या आपको उनकी यह नीति पसंद आ रही है? इस पर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा आया है। आंकड़ा ये है 59% लोगों ने कहा बहुत शानदार, पहले ऐसी मजबूत विदेश नीति नहीं देखी। 59%, 18% ठीक ठाक है लेकिन देश के मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। 23% यह सिर्फ चुनावी पब्लिसिटी है, शोबाजी है। मतलब देखिए 23% लोग ये कह रहे हैं कि शोबाजी कर रहे हैं पीएम मोदी, और 18% लोग कह रहे हैं कि ठीक ठाक है। लेकिन देखिए सबसे बड़ा आंकड़ा क्या आया, 59%। औकात दिखाना जरूरी है चीन को, और बहुत शानदार, विदेश नीति ऐसी नहीं देखी। तो ये हमने बेहद इंपॉर्टेंट मसलों पर सवाल पूछा है। और अब चलिए सीधे बारी आती है आज विशेष मेहमान के स्वागत करने का इस पैनल पर। एम के अग्रवाल जी अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट है, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है एम के अग्रवाल जी इंडिया न्यूज पर आने के लिए। और अरविंद सिंह तेजावत सर विदेश मामलों के जानकार है, फॉरेन एक्सपर्ट ही इज, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और पहले अर्थशास्त्री हमारे एम के अग्रवाल है, उनसे हम सवाल करना चाहेंगे। अग्रवाल जी देखिए, अगर बात करें सर, तो ये जो घेराबंदी की नई तकनीक भारत ने अपनाई है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है? कूटनीति कितनी स्ट्रांग होती है? और आप देखिए इकोनॉमिस्ट हैं, आप बेहतर बताएंगे कि चाइना की इकोनॉमिक्स को कितना फर्क इससे पड़ेगा, भारत को क्या फायदा होगा, समझाइए। देखिए, जिस प्रकार से भारत अब अपने को नए कलेवर में सामने लेकर के आ रहा है, ग्लोबल ऑर्डर बहुत तेजी से बदल रहा है। आप देखिए डिप्लोमेसी के लेवल पर चीजें काफी जो है जमी हुई बर्फ की तरह जमी हुई है। तो उससे बाहर निकालने के लिए विश्व को प्रधानमंत्री जी जो प्रयास कर रहे हैं, लगातार देशों के संपर्क में आवाजाही कर रहे हैं, और वहां पर भारत के हित को भी साधने का काम कर रहे हैं। विशेष रूप से जब भारत को विकसित भारत बनना है, तो ऐसे में इस प्रकार के प्रयास आवश्यक हो जाते हैं। मेक इन इंडिया का जो भी बात है, उसमें हमें डिमांड के लिए भी तैयार रहना चाहिए, यानी कि हमें सप्लाई चेन के लिए तैयारी करनी चाहिए। और अगर हम देखते हैं तो बहुत कुछ हमें वहां पर सप्लाई चेन के रूप में इंडोनेशिया से प्राप्त होने की संभावना है, और प्राप्त हो भी रहा है। और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, कई क्षेत्रों में बढ़ रहा है। हमारे 130 कंपनियां वहां पर निवेश कर रही, पहले ही कर चुकी हैं, और ये प्रोसेस और बढ़ने वाला है। लेकिन इसी के साथ साथ यदि हम देखते हैं तो भारत निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल, अगर 6,000 करोड़ रुपए का ये डील होता है तो ये एक बड़ी डील है। ये तीसरा कंट्री है जो ब्रह्मोस को परचेज कर रहा है। मेक इन इंडिया का ये बहुत बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल बनता है। ये हमारे लिए बूस्टर का काम करता है कि हम एक नया सेक्टर खोल रहे हैं जहां पर भारत दुनिया को कम दाम पर अच्छे उपकरण दे सकता है, और देना प्रारंभ भी कर दिया है। तो इससे मुझे लगता है कि भारत की नई संभावनाएं प्रबल हो रही, और इसी के साथ ग्लोबल लेवल पर देखें तो भारत की क्रेडिबिलिटी भी स्थापित हो रही है, और भारत अपने को और अधिक ताकत के साथ दुनिया से जोड़ रहा है, ताकि दुनिया में एक शांति का माहौल सृजित किया जा सके। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात है, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और साथ ही दुनिया में एक भरोसा बनेगा कि ऐसा भी कंट्री हो सकता है जो बिना किसी अनड्यू बार्गेन के या अननेसेसरी दबाव के वो अच्छे रक्षा उपकरण भी दे सकता है, जिसकी क्रेडिबिलिटी है, जिसको दुनिया ने पिछले साल जब देखा था पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए, तो लोगों को लगा था कि भारत अब वो भारत नहीं रहा। अब यहाँ नवाचार के माध्यम से, शोध के माध्यम से नए उपकरण सृजित हो रहे हैं। फिर जिस प्रकार से आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो डिजिटल मार्केटिंग वहां पर बढ़ाने की प्रयास हो रहे हैं, जो डिजिटल लेवल पर हम जिस प्रकार से आगे बढ़े हैं, उसका लाभ दुनिया उठाए। और दूसरा अगला प्रयास ये होगा कि हम किस प्रकार से लोकल करेंसी में अपना लेन देन बढ़ाएं, यानी कि हमें हर स्तर पर बढ़ना होगा। और ये हमारी मजबूती का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम स्टेप बाय स्टेप नहीं, एक बड़ी छलांग के साथ हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि अब हम चौथी अर्थव्यवस्था हैं दुनिया की, तीसरी की ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है सर, बहुत अपने अच्छी टिप्पणी करी कि आखिर आने वाले समय में क्या कुछ भविष्य के लिए सुनहरा अवसर है। अरविंद सर देखिए, मैं भी आपसे यही समझना चाहूंगी, हमने कितने मोर्चों पर चीन की घेराबंदी संभव कर पाए? क्योंकि इंडोनेशिया के साथ कहा जा रहा है कि मिसाइल का जो सौदा है वो $450 मिलियन का है, और ये पहली बार है जब कहा यह जा रहा है कि स्वदेशी अस्त्र मिसाइल किसी दूसरे देश को दिया जा रहा है। तो देखिए, अगर हम समझना चाहें, ये पीएम मोदी का इशारा बहुत तगड़ा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, वाकई श्रेष्ठी जी। हाँ। मुझे लगता है कि पश्चिम एशिया में
भारत की नीतियों की आलोचना के बाद में एक वाकई बहुत ही सुखद चीज देखने को मिल रही है। जी। और ये एक ऐसी दोस्ती है जहां भारत की लाइबिलिटी कम है, चाहे वो जापान से दोस्ती हो, चाहे वो इंडोनेशिया से दोस्ती हो। तो जिस तरह से चीन हमें चारों ओर से घेर रहा है, पर ये जो साउथ एशियन कंट्रीज है वो चीन की लाइबिलिटी है। मतलब चीन को उन्हें पैसा देते रहना पड़ेगा और उसके बाद में उसके बदले में वो चीन की तरफ झुकेंगे। पर भारत और इन देशों की जितनी भी जो दोस्ती कायम हो रही है वो दरअसल बराबरी के मिजाज से हो रही है। चाहे वो जापान है, जापान भी हमें कुछ दे रहा है और हम भी बदले में जापान को दे रहे हैं। और वही हालत इंडोनेशिया के संदर्भ में है। और वाकई खासकर ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें देना वाकई अपने आप में बड़ी बात है, खासकर तब जबकि पाकिस्तान ने ये प्रोपेगेंडा किया कि उसने भारत के जहाज गिरा दिए, वो गिरा दिए। बिल्कुल सही। तमाम चीजों के बावजूद आज जो भारत जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो ब्रह्मोस मिसाइल ने जो बहुत ही बेहतरीन काम किया है और उसकी जो क्रेडिबिलिटी जो स्थापित हुई है, वह मुझे लगता है कि भारत को बहुत फायदा पहुंचा रहा है। और भारत अगर इंडोनेशिया से अच्छे संबंध बनते हैं तो खासकर चीन का जो दक्षिणी हिस्सा है वो भारत के सर्विलेंस में आएगा। ठीक वैसा ही है जैसा कि चीन हम्बनटोटा में रहकर ये काम कर रहा था। तो बहुत ही शानदार उपलब्धि है। मुझे लगता है कि पहली बार एक बहुत ही अच्छी विदेश नीति देखने को मिल रही है और सरकार को वाकई बधाई दी जानी चाहिए। जी बिल्कुल। और देखिए सर, यही वजह है कि इस बात पर चर्चा जो है वो जोर पकड़ रही है। एम के अग्रवाल जी, आपके पास मेरा रुख होगा। अगर बात करें तो क्या बताएंगे दर्शकों को, अगर बात की जाए चाइना की डिप्लोमेसी जैसी है, हमेशा वो भारत के विरुद्ध काम करता है लेकिन दिखाने की कोशिश करता है। अब क्या है कि चाइना की एक एक नब्ज हम पकड़ पाएंगे मलक्का के वजह से। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की रीढ़ की हड्डी आप कह लीजिए, वैसी मलक्का है स्ट्रेट ऑफ यहाँ मलक्का चाइना के लिए। तो ऐसे में इस रास्ते पर अगर कब्जा कर लेते, कब्जा तो खैर नहीं, लेकिन जिस रास्ते पर हम पैनी नजर रखेंगे, क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या कहेंगे? देखिए सृष्टि जी, चाइना के बारे में इतना जरूर कहूंगा मैं। हाँ। चाइना किसी का सगा नहीं और कौन ऐसा दुनिया में है जिसको उसने ठगा नहीं। हाँ। और दूसरी बात कि वो अपनी कंट्री के लोगों को भी ठग रहा है। वहां की लीडरशिप को आप देखिए तो जो पॉलिटिकल वैक्यूम है चाइना में वो जबरदस्त है। अभी जिस प्रकार की सूचना आई कि इतने जनरल को हटा दिया वहां के प्रेसिडेंट ने, और पब्लिक उनसे जो है जुड़ी हुई नहीं, तमामों और दिक्कतें हैं। तो चाइना को दूर से भले लगता हो चमक दमक, लेकिन चाइना के अंदर बहुत प्रकार के असंतुलन है। और आपने मुझे बिल्कुल लगता सर है सही बहुत फरमाया। देखिए 5 बड़े अधिकारियों को चाइना ने बर्खास्त किया। आप सोचिए वहां की डिप्लोमेसी चल क्या रही है। वहां अंदर में बहुत भयंकर लड़ाई है जो चीन बाहर नहीं आने देना चाहता है। सही कहा आपने। जी। हाँ। और इसी प्रकार से देखिए, इसके पहले एक बड़े पॉलिटिकल लीडर को इन्होंने हटाया था, बहुत कुछ हुआ और बिल्कुल। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये आया है। और चाइना बहुत कंफ्यूज्ड नेशन है। वो लग जरूर रहा है कि हम बहुत पावरफुल हैं और ये उसको गुमान है। और उसकी आर्थिक शक्ति भी धीरे धीरे क्षीण हो रही, क्योंकि उसका ग्रोथ रेट जो कोविड के पहले था वो नहीं रहा। अब 5% ग्रोथ उसके लिए ड्रीम ग्रोथ है, जो प्राप्त नहीं कर पा रहा है कोविड के बाद से। उसकी हालत अमेरिका वाली है कि ग्रोथ नहीं पा रहा है। और जहां तक रही भारत को उसको रोकने की बात, भारत के आप देखिए कौन सा कंट्री है जिसको उसने ठगा नहीं। और भारत निश्चित तौर पर अब वो भारत नहीं रहा, क्योंकि अब भारत की जो आज की पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो गवर्नमेंट है, वो उनके साथ पेंगे नहीं बढ़ाती है। जैसे पहले था, भारत में कोई स्टेटमेंट होता था लेकिन चाइना के प्रति सॉफ्ट रहते थे, जैसे पाकिस्तान के प्रति पहले सॉफ्ट रहते थे। अब भारत बराबरी से बात करता है और जो अपने भारत के इंटरेस्ट में है उस हिसाब से नेगोशिएट करता है। और ये किसी का मुंह देख करके नहीं, भारत अपने हितों की रक्षा करता है। वो चाहे आर्थिक हितों की रक्षा हो, चाहे सामरिक हितों की रक्षा हो, या ग्लोबल लेवल पर पार्टनरशिप की बात हो, भारत अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रख के करता है। और ये बात आज दुनिया की ग्लोबल लीडरशिप भी महसूस करती है। इसका एक प्रमाण देखिए, आज जो हमारी लीडरशिप है, हर बड़ा नेता जो है दुनिया का, हर राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध मजबूत होने का दावा करता है और बिल्कुल दिखाने ठीक। की भी कोशिश करता है, ताकि उसकी कंट्री में उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ सके। आप कौन सा ऐसा नेता है जो ये बात नहीं करता? प्रेसिडेंट ट्रम्प बार बार कहते हैं कि हम मोदी जी ऐसे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमसे भी बड़े नेता हैं। यानी कि उनको एक्नॉलेज करना पड़ रहा है कि एक मजबूत नेता उभरा है जो ग्लोबल जो है समस्याओं को निदान के लिए आगे बढ़ करके आता है, ग्लोबल साउथ की आवाज बनते हैं और ग्लोबल साउथ के लिए काम भी करते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने कोविड काल में सैकड़ों कंट्रीज को राशन भी दिया।
तो कोविड वैक्सीन भी दी। और आज देखिए क्वाड का एक इम्पोर्टेंट मेंबर है भारत, क्या अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये 4 मेंबर हैं। तो पहले से ही जिस चीज और आप इशारा कर रही हैं, चाइना की नेवल प्रभुत्व को रोकने के लिए, तो भारत भी किसी को भी अनड्यू अपने क्षेत्र में आने के लिए कोई ऐसा अवसर नहीं देगा, और अपने हितों की रक्षा करने के लिए मुझे लगता है वो प्रतिबद्ध है, और उस ओर सधे कदम से आगे बढ़ भी रहा है। ठीक है अरविंद सर, देखिए आपसे मैं जानना चाहूंगी और बेहतर जानकारी आपको इस बाबत होगी कि हमने 3 चेक पॉइंट्स पर चीन को घेरने की रणनीति बनाई, और इसमें अगर बात की जाए तो भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये जो गठबंधन है ये शानदार अभी साबित होगा, क्योंकि 80% चीन का व्यापार, ऊर्जा वहीं के रास्ते होकर गुजरता है। लेकिन 3 चेक पॉइंट्स को आपसे मैं समझना चाहूंगी, एक है मलक्का, सुंडा और लोम्बोक। अब ऐसे में चाइना पर क्या वाकई असर पड़ेगा सर? क्योंकि देखिए आंकड़े यही बता रहे हैं, हमने दर्शकों से जब पूछा सर्वे के दौरान, आंकड़े बता रहे हैं कि चीन को फर्क पड़ेगा, लेकिन वो तुरंत न्यू स्ट्रैटेजी बना लेगा। चाइना इज स्मार्ट, डू यू थिंक सो? जी बिल्कुल, ऐसा तो है सृष्टि जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, ठीक आंकलन है। हाँ क्योंकि अगर ईरान वहां होर्मुज पे बैठ सकता है, हाँ, तो भारत भी मलक्का पे बैठ सकता है वहां पे, ओके और वहां पे वही काम कर सकता है जो होर्मुज में ईरान कर रहा है। ओके, और इंदिरा पॉइंट तक हम वहां पर फैले हुए हैं, और एकदम हमारा अगर कोई इससे इंदिरा पॉइंट से अगर कोई इमीडिएट अगर हमारा कोई जो पड़ोसी देश है तो वो इंडोनेशिया है। तो ये चीन के लिए वाकई है, पर उसके साथ साथ जैसा कि भारत सरकार ने इस तरफ काफी ज्यादा ध्यान दिया है इस बीच में, खासकर हमारी नौसेना को मजबूत करने के लिए। तो नौसेना अभी अगर प्राथमिकता में देखें तो नौसेना पे मुझे लगता है कि पिछले 1 डिकेड से भारत सरकार अच्छा खासा रुपया खर्च कर रही है। उसको बहुत सारे फाइटर प्लेन्स वगैरह वो भी दिए गए हैं, और बहुत सारे नए उपकरण वगैरह भी दिए गए हैं। और अगर ये दोस्ती मजबूत होती है तो हम क्वेड का अल्टरनेटिव ढूंढ पाएंगे, क्योंकि क्वेड में इस समय यूनाइटेड स्टेट इंटरेस्ट नहीं ले रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प। और जो चीन का जो चाइना डेली या कम्युनिस्ट पार्टी का जो उनका अखबार है, वहां पहले एक जमाना हुआ करता था कि एंटी अमेरिकन आर्टिकल्स छपते थे। अच्छा, इन दिनों में वहां आर्टिकल्स का जो स्वर है वो जापान, भारत, इन देशों के खिलाफ वो लिखता रह रहा है। तो इससे भी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम मान लो जो भारत की जो शुरुआती जो वाजपेयी साहब के टाइम में जो लुकिस पॉलिसी थी, उसको, और मुझे लगता है कि ज्यादा खाली उस समय तो हम केवल एक थ्योरेटिकल चीज थी वो। अब मुझे लगता है कि अगर वास्तविक धरातल पे अगर कोई उतर रही है, तो मुझे लगता है कि ये लुकिस पॉलिसी वास्तविक धरातल पे उतर रही है, और एक बहुत ही हम मजबूत गठबंधन बना रहे हैं। एक इसके जरिए हम यूएस को भी ऐसे काउंटर कर रहे हैं कि जो ये पूरा का पूरा व्यापार होगा वो डॉलर्स में नहीं होगा, वो दरअसल रुपयों में या जो स्थानीय जो लोकल करेंसी है उसमें होगा। तो इससे भी भारत को मजबूती मिलने की संभावना। और अगर जापान थोड़ी सी मदद करता है और भारत की अगर नीतियां ठीक होती है और स्किल लेबरर्स को अगर हम बढ़ाते हैं भारत में, तो भारत वाकई प्रोडक्शन में काफी अच्छा खासा वो चाइना को काउंटर आगे आने वाले डिकेड में कर सकता है, अगर हमारी बहुत ही दूरस्थ पॉलिसीज। ये वाकई बहुत ही सुंदर है, मुझे लगता है कि जो भारत जिस तरीके से कर रहा है। पर साउथ एशिया में चाइना को हम रोकने की स्थिति में इसलिए नहीं है कि ये हम पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि हम उसे आने दें या ना आने दें। वो पूरा जो चाइनीज युआन है वो दरअसल इन देशों को आकर्षित कर रहा है। तो इसको काउंटर करने का तरीका यही है कि भारत उन पे पैसा खर्च करे, पर भारत सरकार नहीं करना चाहेगी उतना रुपया जितना चीन करता है। इसका कारण साफ है कि वो हमारी लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं। अगर इतने दशकों तक उनको मदद करने के बाद भी अगर यह देश वफादार नहीं होते हैं, तो मुझे लगता है कि उन पे पैसा खर्च करने का कोई खास फायदा आगे भी नहीं है। जी सृष्टि जी। सर एक सवाल और मेरा आपसे होगा, फिर मैं जाऊंगी एमके अग्रवाल सर के पास। अगर बात की जाए तो क्या सर वाकई ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री की जो ये यात्रा है ये नॉर्मल नहीं है, ये इंडो पैसिफिक रणनीतिक यात्रा को मजबूत करने का एक उद्देश्य है? एंड द सेकंड वन इज कि अब पीएम मोदी बेहतर समझ चुके हैं समुद्री भूगोल को, क्या आप भी ये बात समझते हैं? एक कमेंट कीजिएगा, फिर मैं जाऊंगी अग्रवाल सर के पास। अब बिल्कुल, अगर एक शब्द में जवाब दिया जाए तो हाँ, बिल्कुल सच है। और भारतीय विदेश नीति बहुत ही सफल होती हुई नजर आ रही है। बस इसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने की जरूरत है, फॉलो अप करने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि जो हमने शुरुआत की है उससे अंत और परिणाम तक पहुंचाने की जरूरत है। ठीक है जी ठीक है अग्रवाल सर, देखिए आपसे मेरा ये क्वेश्चन होगा, अगर बात की जाए तो दोनों देशों के समझौते पर हम आंकड़ों पर गौर फरमाए, क्योंकि ये जो आंकड़ा है ये बेहतर निकल कर सामने आ रहा है। 3877
यहां पर बात की जाए तो बड़ी परियोजनाओं के साथ दोनों देशों की डील हुई है, इंडिया वर्सेस इंडोनेशिया। अब इससे देखिए, चूंकि आप इकोनॉमिस्ट हैं, बेहतर ढंग से समझाएंगे, फ्यूचरिस्टिक प्लान्स हमारे कितने मजबूत होंगे, इससे क्या कहेंगे सर? देखिए सृष्टि जी, अगर प्रधानमंत्री जी की यात्राओं को देखें हाँ। तो इंडोनेशिया कोई अलग नहीं है उन सब से। आप अगर गौर करें तो अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया था कि हमें जो है जो सी रूट है उस हाँ। पर विशेष फोकस करना चाहिए। अगर पिछले 1 वर्ष का समय कालखंड उठा करके देखते हैं तो लगातार सी रूट पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण कंट्रीज में, भले कि वो छोटे कंट्री हो बड़े कंट्री हो, उन सब से संबंध को मजबूत करने का काम किया गया है। दूसरा, अगर देखते हैं तो हम नए रूप में अपना वहां पर निवेश कैसे कर सकते हैं और अपनी सप्लाई चेन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इस पर भी काम हो रहा है। तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, तो वो, क्योंकि अब देखिए जो निवेश का अवसर है, भारत के पास भी प्रचुर संसाधन हैं। आप देखिए अडानी ने जिस प्रकार से अमेरिका में निवेश बढ़ाया है, हाँ। अंबानी ग्रुप ने जिस प्रकार से अमेरिका में बढ़ाया है, इन राष्ट्रों में भी बढ़ रहा। बस होता क्या है कि बहुत कम लोग इसकी चर्चा करते हैं, लेकिन हमारा निवेश वहां पर जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज, भारतीय निवेश के साथ कोई भी चीज जिसको कह सकते हैं छुपा हुआ नहीं होता है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर साफ सुथरा होता है। ठीक। जबकि अन्य राष्ट्रों के साथ कई कंडीशनलिटीज इन्वॉल्व होती ठीक है। हैं और कई और एजेंडा होता है। भारत इस माफी के प्रकार साथ का सर, बीच में ही टोक रही हूँ, ये समय हमें इतने नहीं की ही करता है। इजाजत देता है। एम के अग्रवाल सर, तेजावत सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए और अपनी जानकारियों को साझा करने के लिए। यहां रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। रिंकू, हाँ जी।